बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ नेशनल टेलीविजन चैनल। मैं हूं आप सबका मेज़बान सईद इरफान फाजिल। इस्तकबाल करता हूं प्रोग्राम फ़न और फ़नकार में। नाज़रीन, आपने देखा कि इस प्रोग्राम को तकरीबन आज 4 साल हुए हैं टेलीकास्ट होते हुए गुलिस्तान न्यूज़ चैनल पे, और बहुत बहुत शुक्रिया भरपूर प्यार देने के लिए। लगातार अगर देखा जाए कि कश्मीर से लेकर जी हाँ इंटरनेशनल लेवल तक जो आर्टिस्ट वादी कश्मीर की ओर सफ़र करते हैं, गुलिस्तान न्यूज़ का कैमरा उन पर फोकस होता है। और ख़ास तौर पर अगर बात करें फ़न और फ़नकार प्रोग्राम को लेकर, आपने देखा कि यहाँ का लोकल आर्टिस्ट हो या बॉलीवुड का चेहरा, आपने देखा कि उनकी जो खूबसूरत बातें हैं कश्मीर को लेकर और ख़ास तौर पर यहाँ की अदाकारी फ़नकारी को लेकर, उसमें कितनी मिठास है। नो डाउट कि वादी कश्मीर का एक अपना एक ज़बरदस्त एक खूबसूरत इंडस्ट्री है, जिसे हम एक खूबसूरत इंडस्ट्री के ज़रिए ये कह सकते हैं कि थिएटर को लेकर देखा जाए, टीवी को लेकर देखा जाए, रेडियो को लेकर देखा जाए, मंजे हुए खिलाड़ी, मंजे हुए कलाकारों ने काम किया है। और आज भी हम देखते हैं क्या लाजवाब इनोवेशंस होती हैं जब आजकल का नौजवान ज़बरदस्त टैलेंट लेके निखार लाता है वादी कश्मीर के फीचर्स को। फिलहाल आज की बात करें तो इस प्रोग्राम में आपने देखा कि हमेशा की तरह एक खूबसूरत सेलिब्रिटी, एक खूबसूरत सा चेहरा जिनके साथ हम बातचीत करते हैं। आज मैंने एक ऐसी शख्सियत को दावत दी है जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रॉम द हार्ट, डीप कोर ऑफ हार्ट, अगर देखा जाए बचपन से लेकर अभी तक हमने उनको देखा है। कमाल के एक्टर, कमाल की पर्सनैलिटी, कमाल के प्रोडक्शंस को लेकर बात करें, डायरेक्शंस को लेकर बात करें, यानी वो ज़माना जब हम टेलीविज़न सेंटर यानी टीवी स्टेशन जिसे कहते थे, एक ही मीडियम था, और आज ज़माना बदल गया, कई सारे डेकेड्स चेंज हुए हैं। मगर उन्हें इंट्रोड्यूस करने से पहले एक खूबसूरत सा नजराना आपके लिए, उसके बाद बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फन और फनकार, और आपने देखा ये खूबसूरत सा नजराना। अब आप खुद समझ चुके होंगे कि आज हमारे वादी कश्मीर के जी हाँ ये खूबसूरत मेहमान कौन है। किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, तारिक जावेद साहब, आपका वेलकम है प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी और देखने वालों को भी मेरी तरफ से बहुत प्यार भरा सलाम। नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा होगा कि बचपन में जब हम बोलते थे सिकंदर आओ, या देखा जाए तो कितने सारे ऐसे सीरियल्स, कितने सारे ऐसे डायलॉग्स, कितनी सारी ऐसी खूबसूरत अदाकारी, या वो माजहून रोल आज याद, तो कहते हैं ना कि जब इतना बड़ा मंजा हुआ खिलाड़ी सामने हो तो बात करने में और भी मज़ा। तारिक साहब, जानना चाहूँगा, बचपन से लेकर अभी तक मैं आपको देखता हूँ, आपके सीरियल्स, आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। आज सीधी बात आपसे जानना चाहेंगे, इतने साल गुजर चुके हैं, शुरुआत अगर देखा जाए आप ही की ज़ुबानी जानना चाहूँगा कि ये टेलीविज़न सेंटर का रुख कैसे हुआ। इरफान साहब, मेरी शुरुआत एक्टिंग के लिए 1969 में हुई। मैं 9th क्लास में पढ़ता था नेशनल हाई स्कूल में। वहाँ हमारे एक ड्राइंग टीचर हुआ करते थे, मोतीलाल मिस्री। उनका एक थिएटर था, नटराज नेशनल थिएटर। तो मुझे ज़बरदस्त शौक़ था ये एक्टिंग का, तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा मैं भी स्टेज वगैरह करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा थिएटर ज्वाइन कीजिए। तो उन्हीं दिनों फिर 3 फेस्टिवल्स में मैंने 70, 71, 72 टैगोर हॉल में हिस्सा लिया है। हीरो मचामा, संजोग और घरवाली। लाइफ का पहला प्ले जो मैंने किया है हीरो मचामा, मिस्टर पुष्कर बान साहब का लिखा हुआ, जो रेडियो से सीरीज़ एक चलती थी।
मैंने आप के लिए न्यूज़ ही होगी और मे भी बहुत सारे देखने वालों के लिए भी, लाइव का पहला जो रोल मैंने किया है वो मैंने लेडी आर्टिस्ट का किया है। मैंने उस ड्रामा में खज्जी का रोल किया, जो हीरो मचामा की मिसेज होती है, और हीरो मचामा का रोल प्राण चंद्रा साहब ने किया, जो रेडियो में एक अनाउंसर थे। तो वहाँ से शुरुआत हुई। तो स्टेज के साथ साथ रेडियो में मैं जाता था, चाइल्ड आर्टिस्ट था, लेकिन प्रॉपरली ड्रामा सेक्शन का आर्टिस्ट मैं 73 में स्टार्ट हुआ, जब मैंने बाज़ाब्ता प्रॉपरली ऑडिशन पास किया। तो उन्हीं दिनों 73 में आमद थी टेलीविज़न की, जिसका नाम आज दूरदर्शन है। तो टैगोर हॉल में एक प्ले चल रहा था, फेस्टिवल प्ले था, घरवाली। तो ये टेलीविज़न के बड़े बड़े दिग्गज लोग, रेडियो के, यहाँ पे मैं ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि स्टेज के मेरे जो गुरु हैं वो मोतीलाल मिस्री हैं, रेडियो के जो मेरे गुरु हैं वो प्राण किशोर साहब हैं, और गॉडफादर जो मेरे हैं, जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया है, वो फारूक नाज़की साहब हैं। फारूक नाज़की साहब को मुझ पर नज़र पड़ी तो उन्होंने कहा, यहाँ इस तरह एक मीडियम स्टार्ट हो रहा है, एक टेलीविज़न जिसका नाम है, वहाँ ऑडिशन है, स्क्रीन टेस्ट है, आप आ जाना। एड्रेस वगैरह दिया तो मेरे घर के करीब ही था, तो मैं चला गया। तो प्रॉपरली मेरा ऑडिशन हुआ। अब जब ऑडिशन हुआ, और ऑडिशन के लिए जब मैं कमरे में गया, लाइफ में कभी ऑडिशन दिया नहीं था जी, तो मैंने देखा बशीर भट्ट साहब, वाह, फारूक नाज़की साहब, वीरेंद्र मोहन साहब, और सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न के मिस्टर चोपड़ा। तो आते ही ज़रा थोड़ा सा मैं नर्वस हो गया। मैंने कहा यार, इतने बड़े लोगों के सामने मैं क्या बोलूँ, क्योंकि स्क्रिप्ट वगैरह उन्होंने दिया नहीं था जी। तो मैडम हफीज़ा कौंसर जी आई, वो फ्लोर मैनेजर थी दूरदर्शन में, इंडिया की पहली लेडी। तो कहा इसके साथ डायलॉग बोलो। मैं कहा सर कौन से डायलॉग? बोला जो जी मैं आए। तो साहब जो उस वक्त याद आ गया मैंने बता दिया, एक्टिंग वेक्टिंग करके दिखा दिया। तो उन्होंने कहा आपको लेटर आएगी। शुरुआत 69, कई साल गुजर गए, 51 ईयर। और देखा जाए तो 50 साल गुजर चुके हैं, और 50 साल के बाद तारिक जावेद साहब की जो पर्सनालिटी है वो वैसी है। हमें आज भी याद है कि जब आप वो घुड़ सवारी करते थे और सिकंदर जब आता था, और आज मुझे बिल्कुल भी बाल सफ़ेद हो चुके हैं, मगर पर्सनालिटी वैसी है। तारिक साहब, जानना चाहेंगे 50 साल गुजरने के बाद आज जब आप टेलीविज़न को देखते हैं, ख़ास तौर पे यंग आर्टिस्ट को देखते हैं, या उन लोगों को देखते हैं जिनके साथ एक नई इनोवेशंस है। जब आप काम कर रहे थे उस वक्त इतना टेक्निकल चीज़ें, साउंड नहीं थी, बड़े इंतज़ार रहता था कि आपको कि कब एडिटिंग कंप्लीट होगी और उसके बाद कब टेलीकास्ट होगा, मीडियम एक था। क्या आपको लगता है कि काम आसान हो गया आजकल के वक्त में, और जबकि आप उस वक्त काम कर रहे थे तो कितना चैलेंजिंग? नहीं, यहाँ पे इरफान साहब मैं ये कहूँगा कि वो कहते हैं ना लोहे के चन्ने चबाना, उन दिनों वही बात थी। हम 1 महीना रिहर्सल करते थे, फिर 1 वीक स्टूडियो में कैमरा रिहर्सल होती थी, मूवमेंट्स कहाँ है जाना, कहाँ तक चलना है। मुझे याद है लेट ज़फ़र अहमद साहब थे, एक लाजवाब, उनके साथ काम करना बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही मुश्किल। तो वो एक एक चीज़, मतलब अगर आपको 90 डिग्री में देखना है तो वहीं लॉक करना है, 65 डिग्री में देखना है तो वहीं पर आपने जिस्म को लॉक करना है, 30 डिग्री में तो ये सारी चीज़ें उन्होंने सिखाई हमें। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं बहुत ही लकी हूँ। देखिए, सबसे पहले जो दूरदर्शन में हीरो आया वो लेट तारिक शाह साहब थे, और तारिक जावेद विलन। फिर दूसरे हीरो आए परवेज़ मसूदी साहब, हाँ, तारिक जावेद विलन जी बिल्कुल। फिर तीसरे हीरो आए ज़मीर अशाई साहब, तारिक जावेद विलन। फिर चौथे हीरो आए मसूद मुंतज़िर, तारिक जावेद विलन। फिर अयाश आरिफ आए हीरो, तारिक जावेद विलन। फिर लास्ट में आए शौकत उस्मान, तो तारिक जावेद विलन। 6 हीरो और 6 विलन, विलन 1, यानी 6 बारी और हीरो 6। ये 73 से स्टार्ट हुआ अप टू 80s, ये लोग आ गए। फिर मैं 80s में बॉम्बे चला गया स्ट्रगल वगल करने, 3-4 साल वहाँ। अब जो मैं चाहता था वो मिल नहीं रहा था। नो डाउट मैंने वहाँ दूरदर्शन में काम किया, मॉडलिंग की, कुछ एक आध फिल्में की, लेकिन जो मैं चाहता था वो मुझे मिल नहीं रहा था। फिर एक दिन मैंने कहा, 84 की बात है, 4 साल के बाद, मैंने कहा मैं यहाँ टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे तो बुला रहे हैं कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आपकी ज़रूरत है।
तो मैं वापस चला। यानी आप समझते हैं कि काम आसान हो गया आजकल के नौजवानों का, कि देखिए क्रिएटिव हो गया? देखिए इरफान साहब, ये 3 चीज़ें हैं। आपका स्टेज है, आपका रेडियो है और आपका दूरदर्शन है। दूरदर्शन के साथ आप फिल्म भी जोड़ सकते हैं। तो रेडियो इज़ वेरी इजी, माइक के पास हैं आप, कितने भी रिटेक हों, जब तक प्रोड्यूसर को ओके नहीं होगा वो आपको छोड़ेगा नहीं। दूरदर्शन में भी रिटेक है, स्टूडियो में रिकॉर्डिंग हो या आउटडोर में। नो डाउट थोड़ा सा टफ है लेकिन इजी हो जाता है। सबसे टफ काम जो है वो स्टेज का है। आपके पास 100 से लेके 5000 तक ऑडियंस है। 3 घंटे का प्रोग्राम या 1 घंटे का प्ले आप दे रहे हैं। अब वो प्रॉम्प्ट सिस्टम खत्म हो गया, पहले प्रॉम्प्टिंग होती थी विंग से, yes. अब वो सिस्टम खत्म हो गया। बिल्कुल। सब कुछ याद रखना है। एग्जैक्टली। और अगर इधर उधर हो गया, लाइव है, जूते भी पड़ेंगे। यानी आप समझते हैं कि आजकल का जो नौजवान है वो क्रिएटिव भी है और उसका काम भी मुश्किल है? आजकल का नौजवान सबसे पहले पढ़ा लिखा है, मास कम्युनिकेशन से है, किसी उस्ताद से सीखा है, किसी इंस्टीट्यूट से सीखा है। हमारे टाइम ये चीज़ें थी नहीं, मास कम्युनिकेशन था नहीं, इंस्टीट्यूट था नहीं। मैं अपनी बात करूँगा, गॉड गिफ्ट है। तारिक साहब, एक साइड से जो काम आपने किया वो आज भी जिंदा मिसाल है, लोगों को याद है। अदर साइड ऑफ द स्टोरी अगर देखा जाए, जैसे आपने उस्तादों की बात की, इंस्टीट्यूशंस की बात की है, आपके पास उस वक्त नहीं था। आपके लिए उस्ताद कौन था? क्या वर्कशॉप्स को लेकर, एक्टिंग को लेकर, या जो भी चीज़ें आपको ज़रूरत थी, चाहे टेलीकास्टिंग या ब्रॉडकास्टिंग के लिए, कौन आपको सिखा रहा था? देखिए, स्टेज के लिए मोतीलाल मिस्त्री मैंने पहले ही बताया, मेरे उस्ताद थे। और रेडियो में मिस्टर प्राण किशोर, क्या बात है, लाजवाब। क्या बात। उनके साथ काम करना बहुत मुश्किल था। क्या बात है। और दूरदर्शन में जितने भी लोगों के साथ किया, आपके वालिद साहब के साथ भी काम किया, जब उनके साथ काम किया वो मेरे उस्ताद थे। बाकी लोगों के साथ काम किया वो हमारे उस्ताद थे, लेकिन गॉड फादर फारूक नाज के साथ थे। यहाँ पे एक बात कहूँगा, कत्ता कलाम माफ, मैंने बीच में टोक दिया। जी जी। आज बड़ा खुशी का दिन है मेरे लिए। दूरदर्शन में स्पेशल इंटरव्यूज़ हुआ करते थे। आपके वालिद साहब सैयद ज़ीशान फाजिल साहब ने मेरा इंटरव्यू लिया, आज उन्हीं का बेटा सैयद इरफान साहब मेरा इंटरव्यू ले रहा है। ये कितनी अच्छी बात है, कितनी खुशनसीब बात है कि आज बेटा ले रहा है, इससे पहले बाप ने लिया। मेरी खुशकिस्मती नहीं, मेरी खुशकिस्मती। तारिक साहब, एक और चीज़ मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपको लगता है कि काम में जो पेशेंस थी या जो डेप्थ जो थी, ख़ास तौर पर अगर हम बात करें गुरुदत्त को लेकर, कहते थे कि उनकी फिल्मों में लाइटिंग देखनी चाहिए थी, कि आसिफ साहब की बात करें, मुग़ल आज़म एक सबसे खूबसूरत मिसाल है। आपको लगता है कि इस टेलीविज़न की दुनिया में, चैनल्स की दुनिया में जंप हो गया है? जी हाँ, जी हाँ, जंप हो गया है, क्योंकि अब वो चीज़ें नहीं रही। देखिए, हमारे टाइम पे, मैं दूरदर्शन की बात कर रहा हूँ, स्टूडियो में अगर रिकॉर्डिंग होती थी तो वहाँ ऑलरेडी वो स्टूडियो के लाइट्स वाइट्स वगैरह वहाँ पे फिट होती थी, सेट बना होता था, कहाँ से एंट्री है, कहाँ से एग्ज़िट है, कहाँ तक आना है। और फिर आउटडोर में भी पाबंदी थी कि इतने ही एरिया में आपको एक्ट करना है। आज जो है, आप अभी देखिए, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप अपने एक्टिंग टेबल पे जाएंगे, आपके पास ऐसा इस वक्त इक्विपमेंट है, आप मुझे लंदन में बिठा के दिखा सकते हैं, अमेरिका में बिठा के दिखा सकते हैं, पीछे बैकग्राउंड में। उन दिनों ये चीज़ें नहीं थी, उन दिनों ये चीज़ें नहीं थी। जितना भी कुछ आपके पास था वही ऑन ईयर जाता था। लेकिन उन दिनों मेहनत, सेट डिज़ाइनर मेहनत करता था, मेकअप आर्टिस्ट मेहनत करता था, डायरेक्टर मेहनत करता था, राइटर मेहनत करता था। राइटर नहीं कि स्क्रिप्ट दिया और चला गया। जब तक रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, राइटर वहीं बैठता था, रिहर्सल में देखता रहता था, और उसके बाद आर्टिस्टों की मेहनत। आज मेरा एक सवाल है जो मुझे लगता है कि आपके लिए भी बड़ा खूबसूरत होगा उसका जवाब देना, और लोग शायद आज थोड़ा सा महसूस भी डिफरेंट करेंगे, क्योंकि इंटरव्यूज़ में जब ऐसे सवाल हो तो मज़ा आ जाता है। मैंने एक टाइम देखा आपका कि जब आप पूरी तरह से ज्वेलरी में मुलवस्त हो गए थे, आपने बड़ी बड़ी चेनें डाल दी थी, हाथों में काफ़ी सारी अंगूठियाँ थी, और एक कहते थे ना वो पीर फ़कीर का वो आपने किरदार जो है नेचुरल तौर पर जो आप रहते थे, आज नहीं है। कोई ख़ास बात? नहीं, ख़ास बात ऐसी कुछ नहीं है। देखिए, वो सिलसिला मेरा 90 से हुआ था, 1990 से वो स्टार्ट हुआ और 2014 तक चला। बाज़ाब्ता मेरे पीर थे, माशाल्लाह अभी भी हैं, वो हैं। तो पीर फ़कीर जितना भी मैं कहीं पे सुनता तो फ़लानी जगह फ़लाना फ़कीर है, मैं वहाँ चला जाता था जस्ट मिलने के लिए। और मैं हर एक ज़ियारत पे जाता हूँ, मैं ज़ियारत पसंद हूँ,
मैं हर एक ज़ियारत पे जाता हूँ, सलाम करता हूँ, चादर चढ़ाता हूँ, वापस निकलता हूँ। तो उन दिनों एक अचानक सा एक पता नहीं क्या, मैं नहीं जानता हूँ, जो कुछ भी करता है वो सब अल्लाह करता है। तो मैं इस लाइन में चला गया था, यकीन मानिए। अच्छा, मैं अच्छा, इस लाइन में अच्छा। चला जी गया जी था। जी जी। तो मैं रात रात भर बैठता था ऐसे ही। इबादत करते थे। नहीं, अब इबादत कहें या क्या कहें, मगर मैं रात को सोता नहीं था। तो फिर 2014 का पीरियड आया। अच्छा, कभी कभार मुझे अच्छा नहीं लगता था जब मैं किसी भी ज़ियारत पे जाता था। अब लोग मेरे हाथों में 20-25 अंगूठियां देखते थे। जी जी जी। गले में और चेन्स। ये बाजू में। तो वो लोग मेरा सलाम करने के बाद मेरा हाथ पकड़ के चूमते थे। मुझे ये बहुत बुरा लगता था। यार मैं हूँ क्या, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो 2014 में सैलाब आ गया। अब रात को सोने से पहले ये सारी चीज़ें निकलती थी, ये सराहने के नीचे रहती थी। जी 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 जी। अब जो 2014 में सैलाब आया जी, मुझे नहीं पता वो सारी चीज़ें कहाँ चली गई। वो मिट्टी में चली गई, पानी के साथ चली गई। जी तो मैंने कहा ये भी अल्लाह ताला की मर्जी। 90 में इधर घुमा दिया, जी। 2014 में निकाल दिया। आगे बढ़ते हैं। आप जानना चाहेंगे कि देखा जाए प्रोडक्शंस के साथ साथ जो फिल्मों का दौर वादी कश्मीर में रहा है, ख़ास तौर पर 70 की दहाई से लेकर अभी तक, हम देख रहे हैं कि लगातार लोग आ रहे हैं, चीज़ें चुरा के भी ले जाते हैं। जी। अगर आर्टिस्टों की ही बात करें, आप जैसे आर्टिस्टों की बात करें, नए आर्टिस्टों की बात करें, बहुत कम सराहा जाता है, बहुत कम उनको प्रमोट किया जाता है। देखा जाए तो जो चीज़ें यहाँ होनी चाहिए थी, बाहर से आके लोग चुरा ले जाते हैं। आपको नहीं लगता है कि जब दूरदर्शन का विंडो बंद हुआ तब से लेकर अभी तक अगर देखा जाए, आप जैसे कलाकार, फनकार, अदाकार जितने भी हैं, वो एक डिफरेंट सी दुनिया में अब जीने लगे हैं। कईयों के कर्जे चढ़ गए हैं, कई परेशान हो गए। गवर्नमेंट ने नई नई पॉलिसीज़ तो खड़ी कर दी हैं। ऑनलाइन डेटा के बारे में बात करें या अभी जो मीडिया की पॉलिसी के बारे में जो बात की जा रही है, आपको नहीं लगता एक अरसा गुजर गया और तब तक मुश्किलात बढ़े और ख़ास तौर पर इस इंडस्ट्री को मुकम्मल तौर पर इग्नोर किया गया जबकि सकाफ़त, तमद्दुन और तहज़ीब की बात चल रही थी? इरफान साहब, यहाँ पे मैं ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि मैं दूरदर्शन में सबसे सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट हूँ, फर्स्ट बैच 72 ऑडिशन। और रेडियो में तो खैर सीनियर नहीं है, वहाँ बहुत पहले बड़े बड़े लोग आए थे स्टेज पे भी। हम लोग सिर्फ दूरदर्शन के सीरियल्स, जैसे आपके पापा बनाते थे टेलीफिल्म सीरियल, और भी बाकी लोग, जाहिद मंजूर, तो हम इनके साथ एक्टर थे जी। दूरदर्शन में हम कैजुअल ड्रामा आर्टिस्ट थे। फिर 88-89 में एक दौर चला, अचानक अनाउंसमेंट हुई मंडी हाउस से कि हमें फ्रीलांस प्रोड्यूसर बनाने हैं। 98? ये नॉट 98 देन ये 89 है। अच्छा, 89 ओके। 88 में मैं बॉम्बे गया था, ये न्यूज़ मैंने वहाँ सुनी थी। फिर मैं जब दिल्ली आया वहाँ भी कंफर्म किया, मैंने 88 में फॉर्म भर दिया जी। तो कोई रिजल्ट नहीं आया। 90 में कहा जी ये प्रोड्यूसर हैं जी। अब पहले हम भी बने, सारे लोग बने, मैं भी बना। मेरा एक बैनर है RR प्रोडक्शंस, उसके थ्रू मैंने भी काम करना शुरू किया जी। और अल्लाह का करम है कि अभी तक मैंने 10-12 टेलीफिल्म्स बनाई हैं, 10-12 ये क्या कहते हैं आपको, डॉक्यूमेंट्रीज, सीरियल्स मैंने लगभग 50 के ऊपर बनाए हैं, सॉन्ग्स वगैरह, जितना भी मटेरियल है वो। तो हम लोग बन गए, फ्रीलांसर प्रोड्यूसर बन गए और उसके बाद डायरेक्टर बन गए जी। और जब प्रोड्यूसर भी बने, डायरेक्टर भी बने, डायरेक्शन भी देने लगे और माशाल्लाह अच्छा बजट आने लगा, तो हमने कहा लाइफ तो सेट हो गई। और मज़ा आता था, एक डेढ़ महीना शूटिंग पे जाना, एक डेढ़ महीना एडिटिंग पे बैठना। तो मैंने कहा यार ये बड़ा ही अच्छा हो रहा है काम। लेकिन एब्रप्टली 2010 में ये काम बंद हो गया। तब से लेके आज तक दूरदर्शन का विंडो बंद हो गया, मंडी हाउस का विंडो दिल्ली का बंद हो गया, कोई काम नहीं, कुछ नहीं। इवन हमारे पैसे हमको नहीं मिल रहे हैं, हमारे प्रोग्राम्स टेलीकास्ट नहीं हो रहे हैं। ये अफसोस की बात है और ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस बारे में। दूसरी साइड से देखा जाए तो काम अभी भी चल रहा है, जबकि प्राइवेट प्रोडक्शंस आके काम कर रहे हैं और फिल्में भी बन रही हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस चीज़ के लिए जो सरकार इनिशिएटिव्स उठा रही है बहुत पहले उठाना चाहिए था, जबकि 15 साल से अगर दरवाज़ा बंद था? मैं कहता हूं जी बहुत पहले से ऐसा कुछ करना चाहिए था, लेकिन जो आज भी हो रहा है वो उतना खास नहीं हो रहा है। Okay. यहाँ के आर्टिस्टों को बिजी करते हैं लेकिन एक्स्ट्रा रोल्स के लिए,
मेन रोल के लिए तो बम्बई से लोग आ रहे हैं, मेन रोल, साइड रोल, यहाँ से छोटे मोटे डायलॉग्स, एक आध सीन के लिए एक्टरों को बुक किया करते हैं। हर एक स्टेट की अपनी एक इंडस्ट्री है, पंजाब की है, साउथ की है, अगर देखा जाए बॉम्बे की है, क्या कश्मीर की नहीं हो सकती? जी हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है, इनिशिएटिव लेना है। देखिए मैंने 2005-2006 में अपना पैसा लगा के फिल्म बनाई आग दलील लोलिच, मेरा 12 लाख रुपए का खर्चा हुआ, नो डाउट मेरे और भी 2 पार्टनर्स थे, टोटल अमाउंट 12 लाख हुआ। लेकिन जब हमने मार्केट में वो फिल्म बेच दी तो 2 लाख रुपए टोटल हमें मिले हैं। हेरिटेज कल्चर को बचाने के लिए सरकार इस वक्त जो इकदाम उठा रही है या अभी मेमोरेंडम साइन करवा रही हैं डिफरेंट सेक्टर्स को लेकर, आपको नहीं लगता है कि सबसे पहले देखा जाए तो जब इन चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है तो इंडस्ट्री के साथ हेरिटेज की सारी चीज़ें बन सकती थी जिसमें आप जैसे कलाकारों का इस्तेमाल होता? देखिए अभी भी मैं कहता हूँ और गुलिस्तान टीवी के थ्रू, आपके थ्रू मैं ये कहता हूँ, आगे चलिए, जितने भी मेरे कलीग्स हैं जो मेरे साथ हैं या जितने भी लोग कुछ नए हैं जो इसमें आना चाहते हैं, हम लोग एक छोटी मोटी इंडस्ट्री बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते हैं? पहल तो करनी है ना। मैंने 2005-2006 में पहल की, मैं फेल ही हो गया, मतलब वो एक जो मेरी फिल्म की स्टोरी थी वो हिस्ट्री थी। लोगों ने आपका काम देखा, लोगों ने सीरियल्स देखे, कश्मीरी कल्चर को काफ़ी ज़्यादा सराहा, क्या इस चीज़ को इंटरनेशनल मार्क मिल सकता था जो अभी तक नहीं मिला, जबकि चाहने वाले और कदरदान है? बिल्कुल मिल सकता था। देखिए अभी आपने मेरा इंटरव्यू लिया, अगर आप इस इंटरव्यू को बूस्ट करना चाहें तो आप इसको यूट्यूब भी डाल सकते हैं, आप इसको बहुत आगे ले जा सकते हैं। इसी तरह दूरदर्शन को चाहिए था, जो हमारे प्लेज थे उनको यूट्यूब में डालना, क्यों नहीं हो सकता? तारिक जावेद साहब के साथ कई सारे ऐसे लोग हैं, खूबसूरत एसोसिएशन आपकी है प्रोडक्शंस को लेकर, कई सारी बार आप सरकार के पास भी गए मुतालबात लेकर या कई सारी बात आप प्रोडक्ट्स लेकर गए, क्या आपको लगता है रिस्पॉन्ड मिला या आपको लगता है कि आपको भी अब इग्नोर किया जाता है? देखिए सामने आप जाते हैं, वेलकम होता है, बात सुनते हैं, हम निकलते हैं कागज़ रद्दी की टोकरी में, कोई काम नहीं। ना ही हमारे रेस्पेक्टेड गवर्नर साहब कोई इंटरेस्ट लेते हैं, ना ही कल्चर एकेडमी कोई इंटरेस्ट लेती है, ना ही दूरदर्शन, ना ही रेडियो। कंप्लीटली जितने भी विंडोज़ थे, मैं नहीं बात करूंगा हमारे लिए, मैं कहता हूं जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने भी राइटर्स हैं, जितने भी इक्विपमेंट होल्डर्स हैं, जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, जितने भी डायरेक्टर्स हैं, सबके लिए ये विंडो बंद कर दिया गया। तारिक जावेद साहब, आज तक आपने कभी ऐसा वीडियो जो है उसे सोशल मीडिया पर नहीं डाला और ना ही हमने देखा कि लास्ट टाइम आपकी तरफ से एक अपील गई, क्या वजूहात रही? वो अपील गई गुलिस्तान टीवी से, जी बिल्कुल, अपील गई ETV से जी, गवर्नर को जी, कि हमारे बारे में कुछ सोचिए, हमारे जूनियर्स जो नए नए लोग आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, लोगों ने कर्जा लिया था बैंक से, फिर बड़े बड़े इक्विपमेंट्स, अपने स्टूडियोज, म्यूजिक स्टूडियोज, एडिटिंग टेबल्स, कर्जा इतना चढ़ा उनको कि उनको एक तो वो मुझे लगता है कुछ लोगों ने तो बैंक में ही जाके वो सारा इक्विपमेंट रख दिया कि भैया ये ले लो, हमें बख्श दो। तो कर्जा उन दिनों बेसिकली ये एक बात हुई कि हमें लगा कि ये फॉर एवर है। मेरे ख्याल में जो ये प्रोडक्शन स्टार्ट हुई, दिल्ली कमीशन, श्रीनगर कमीशन और इन हाउस वगैरह, ये दबा दब काम मिल रहा है, ये फॉर एवर है, लेकिन नहीं। अब एक ऐसा सवाल मैं आपसे सवाल का जवाब आपसे जानना चाहूँगा। काम बशर्ते आप लोगों ने किया और टैलेंटेड लोगों ने भी किया, आपको लगता है कि काम उन लोगों ने भी किया जिनको करने की ज़रूरत नहीं थी, नंबर 1, और दूसरी बात, वो लोग भी इस इंडस्ट्री में आ गए जिनका ABCD भी कोई नॉलेज नहीं था और उनको ज़्यादा काम मिला बनिस्बत आपको? बहुत अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल, मैं चाहता था कि आप पूछें। देखिए अचानक समझ में नहीं आया, 90 ठीक चला हमारा, 91 ठीक चला, 92 ठीक चला, 93 ठीक चला, 94 में हमें पता नहीं चला कि अचानक एक क्राउड अंदर आ गया जिनको हम नहीं जानते थे। तब तक वही लोग काम करते थे जो दूरदर्शन से वाबस्ता थे, आर्टिस्ट थे, वो सिंगर्स हो या आर्टिस्ट हो। एक ख़तरनाक क्राउड अंदर आ गया जिनको हम जानते ही नहीं थे, और वो बेसिकली थे बिजनेसमैन। उन्होंने कहा चलो यार अब ये बिज़नेस शुरू करते हैं, जब बंद हो जाएगा अपने बिज़नेस में वापस चले जाएंगे, और वो गए भी, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो बेचारा अपना जॉब छोड़ के, प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब इसमें या बिजनेस छोड़ के आ गया जी, वो तबाह बर्बाद हो गया। चलिए, मुख्तसर सा वक्त है, 2 सवाल आपसे पूछूंगा जाते जाते। पहला मेरा सवाल ये है कि 50 साल गुजारने के बाद क्या तारिक जावेद साहब अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हैं? इरफान साहब, मैं इतना मुतमईन हूँ कहने की बात नहीं। देखिए इंसान को क्या कहे, सर छुपाने के लिए अपना घर वो है,
पेट भरने के लिए दाल रोटी वो चल रही है। मेरी मिसेस भी दूरदर्शन में ही पैक्स थी, आप जानते हैं, परवीन जावेद, माशाल्लाह वो हैं। मेरे बड़े खूबसूरत से 2 बच्चे हैं, बेटी है बेटा है, और उनकी शादी हुई है, अब उनके बच्चे हैं। तो मैं दादा भी बना, नाना भी बना, और मैं अपने घर में बहुत, हाँ एक टेंशन है कि काम नहीं है यार, हम भी जाते शूटिंग करते, एक्शन बोलते, कट बोलते, फिर एडिटिंग टेबल बैठते, वो सारा बंद हो गया। लेकिन घर में बड़े खुश हैं अपनी फैमिली के साथ। एक एक्टर कभी जिंदगी में बूढ़ा नहीं होता। नेवर। मैं लगता हूँ क्या? एक आखिरी सवाल जी। बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, यंग टैलेंट देख रहा है, और कई सारे आपके यार दोस्त भी देख रहे होंगे जिन्होंने आपके साथ काम किया है। एक्टिंग और इस फील्ड में अगर आने के लिए यंगस्टर्स को आना होगा, पहले एक्टिंग और उसके बाद काम करना होगा, और ख़ास तौर पे जहाँ पर आप काम कर चुके हैं और काम कर रहे हैं और काम को ढूंढ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? इस फील्ड में आना चाहते हैं, मैं पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा कि भैया खूब पढ़िए। हमारे ज़माने में ये हम सोचते थे मैट्रिक पास किया तो पढ़ाई ख़त्म, अब एक्टर नहीं। मास कम्युनिकेशन कीजिए, ग्रेजुएशन कीजिए, और किसी इंस्टीट्यूट में जाइए, और यहाँ इंस्टीट्यूट वगैरह है नहीं, तो जो हम लोग हैं सीनियर लोग, हमारे पास आइए, हम आपको सिखाएंगे। एक्टिंग पहले सीखी जाती है फिर की जाती है। एक्टिंग मुझे नहीं लगता है कि सब गॉड गिफ्ट है, मस्ट है पढ़ना और उसके बाद किसी गुरु के पास जाना। मुख्तसर से वक्त में हमने आपके साथ ये खूबसूरत बात की। हमें उम्मीद है कि आज थोड़ा सा आपको डिफरेंट ज़रूर लगा होगा प्रोग्राम में इंटरव्यू। बिल्कुल। और मेरी खुशनसीबी कि आज एक उस्ताद का इंटरव्यू किया। अरे ज़हे नसीब। मैं उम्मीद रखूँगा कि अगर आपका ये इंटरव्यू लोगों ने पसंद किया तो आप इंशाल्लाह दोबारा मुझे ज़रूर बुलाएंगे। हमारे साथ इस प्रोग्राम में तारिक जावेद साहब जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इनायत बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी चैनल गुलिस्तान न्यूज़ का, क्योंकि बड़ा अच्छा लगता है इस वक्त। हमें लगता है कि जब आप हर एक का इंटरव्यू करने जाते हैं या अपने स्टूडियो बुलाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हम कहते हैं नहीं अभी हम जिंदा हैं, हमें याद किया जाता है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन किराम, ये थे मेरे आज के मेहमान तारिक जावेद साहब, और तारिक जावेद साहब किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। आज कहानी का जो ट्विस्ट था वो कुछ डिफरेंट था। नो डाउट कि आपने इनके कई सारे इंटरव्यूज़ देखे होंगे, हज़ारों में इनके इंटरव्यूज़ हुए हैं, मगर आज हमने इंटरव्यू करने की कोशिश जो है वो कुछ डिफरेंट की। सवाल जवाब कुछ अलग थे, और हमें उम्मीद है कि आप इसे ज़रूर पसंद कर रहे होंगे और आगे इस पर जी हाँ ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम न बल्कि टेलीविज़न चैनल पर दिखाया जाता है, बल्कि मुख्तलिफ ममालिक तक ये सोशल मीडिया के ज़रिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए पहुँचता है, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो। आप इसे शेयर कीजिएगा और फीडबैक देना ना भूलिएगा। फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, किसी और शख्सियत को दावत दूंगा। जब तक के लिए सईद इरफान फाजिल, मेरे कैमरा पर्सन समीर वानी, मेरे कैमरा पर्सन इमरान तारिक, और साथ ही साथ मेरे ऑनलाइन एडिटर क्रम ग्राफिक साहिल मजीद को इजाज़त दीजिए। बने रहिए, देखते रहिए देश दुनिया की अनगिनत खबरें, बहुत सारी प्रोग्रामिंग ओनली ऑन गुलिस्तान न्यूज़। खुदा हाफिज़।